हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आपका एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए मॉडल पेपर की क्लास कर रहे थे। पर मैं आपको बता दूं कि हमने ढेर सारे मॉडल पेपर पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए थे सभी का अनसॉल्व मतलब सभी का सॉल्यूशन दे दिया है। कुछ मॉडल पेपर्स भी हमने हल करवाए हैं, मतलब कुछ एक किताबों के होंगे कम से कम 20 या 25 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर रखा है, तो आप वहां से जाकर के सर्च कर लें, देख लें। आपको अलग अलग वैरायटी के वहां पे चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको जो पसंद आए वो देखें। फिलहाल हम सर्च कर रहे थे कुछ नए मॉडल पेपर के बारे में, तो हमें एक बिहार बोर्ड का एक मॉडल पेपर मिला है। टोटल भैया इसमें देखिए 60 क्वेश्चन टोटल इन्होंने दिए हैं, सभी के सभी बहुविकल्पी हैं। हमने कहा कि यार पता नहीं बिहार में ऐसा पेपर आता भी है कि नहीं, क्योंकि अपन तो यूपी से हैं, हमने देखा नहीं बिहार बोर्ड वाला पेपर। तो अभी क्या है कि जो भी बिहार से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बताएं कि ये बिहार में ऐसा ही सेट आता है कि नहीं आता है, ताकि हमें जानकारी एकदम कन्फर्म हो सके। फिलहाल जो बात हम करने वाले हैं कि वो इस पूरे सेट में हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं इस पूरी वीडियोज़ में, और सभी के बहुविकल्पी होंगे, सभी बहुविकल्पी होंगे। तो एकदम ऊपर से चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, और अच्छे से मतलब सभी चीज़ों को हम सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि त्रिकोणमिति वाला प्रश्न ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे tan, देखिए tan जब यहाँ पे साइन का मान पूछ रहा है, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि एक त्रिभुज बनाए बिना आपका काम तो होने वाला नहीं है। हालांकि हो भी सकता है, पर अपन सबसे सेफ तरीके से चलते हैं। अब देखिए tan लाल बड़े कक्का के पास आना ज़रूरी है, ठीक है, लाल बड़े कक्का के पास आना ज़रूरी है। लंब बटे कर्ण साइन का होता है, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, tan का होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे 5 हो जाएगा, आधार यहाँ पे नीचे 12 हो जाएगा। अब लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है और पाइथागोरस त्रिक के बारे में जाना है, तो आप तुरंत कह देंगे कि सर यहाँ पे 13 होगा। कर्ण कितना होगा? 13 होगा। और अगर नहीं आता है तो चिंता नहीं करो भाई, 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, 25 और 44 का योगफल होता है 169, और 13 तरह में 169 होता है। इस वजह से हमको मिला यहाँ पे 13। ठीक है, इतनी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सोच लेनी होती है, हल कर लेनी होती है, निकाल लेनी होती है, तब जाके बात आगे बढ़ती है। ओके, अब बारी आ जाती है साइन के वैल्यू लिखने की। तो साइन के जो वैल्यू हो जाएगी, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। यहीं से आपको देखने को मिल जाता है। लाल बटे कक्का आखिर इसी काम के लिए तो है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब अपना 5 है, कर्ण कितना है? 13 है। तो 5 बटे 13 आप बी वाला विकल्प कह सकते हो कि आपका एकदम सही है। तो मतलब सही है, हो गया। अब बारी आ जाती है इस प्रश्न के, जो कि है 2 नंबर प्रश्न। कहा गया है कि एक तार है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक तार मतलब वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा क्या होगी? ओके। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा क्या होगी? मतलब कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार तार है जिसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, और इसकी परिधियां बराबर रहती हैं, तब इसकी भुजा, वर्ग की भुजा क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो भैया जो तार है इसके जो परिधि होती है वो होती है 2πr, और वर्ग की जो भुजा होती है वो 4 गुणित भुजा होती है। हमको एक ही वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू 28 मिली है, तो 2 गुणित 22/7 करते हैं, और r का मान यहाँ पे 28 रखते हैं। 7 चौके 28 हो जाता है, 4 से 4 कट रहा है, उस पार तो अपना 4a रहेगा ना भाई। ये 4 से 4 कट रहा है। अच्छा, 22 दूनी 44 बच रहा है, जो एक ही वैल्यू होगी। आप कह सकते हो कि सी वाला विकल्प जो अपने दिखाई दे रहा है 44, वो सही होगा। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। प्रश्न संख्या देख सकते हैं, तीसरा क्या कहा गया है? कहा गया है कि ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं 6, 8, 9, x और 13, इनका माध्य कितना है? 10। x का मान याद करना है। तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों के योग बटे
पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। इतना जूम काहे कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गए पद, इन सभी को जोड़ना है। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 नीचे रखना है और ये समांतर मान कितना है? 10 है। 10 का 5 से गुणा करना है। 10 बचे 50 हो जाएगा, इतना तो समझ में आता है। 10 बचे 50 हो जाएगा, समझ में आता है। बाकी इन लोगों का योगफल देख लेते हैं, कुछ भी मिले इधर ले जाके घटाना पड़ेगा। तो 13 और 13, अब इन लोगों को जोड़े कैसे जाए? तो भैया 9 8 17, 8 9 17 होता है 17, 17 3 20 10, 17 3 20 20 10 30, 30 6 36 हो रहा है। मतलब ऐसे जोड़ लो, कैसे भी जोड़ लो, बस 36 हो रहा है। घटा दो भैया, 10 में से 6 गया 4, 4 यानी कि क्या स्थान पे 4 वाला देखो भाई 14 दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तो कुछ होने वाला नहीं है, मतलब सी वाला विकल्प अपना सही है। 50 में 36 घटाने पर वैसे भी 14 मिलता है, तो सी वाला विकल्प अपना सही हो गया। ग्रेट। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 3 जो है वो भाज्य नहीं है, 4 अपनी भाज्य है। इनका जो गुणनफल होता है 4 दूनी या 8, सी विकल्प अपना सही है। ठीक, समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है का मतलब होता है कौन सा परिमेय है ये खोजिए। ठीक है, इसमें से ये हटा देते हैं। बस आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा परिमेय है। 64 का वर्गमूल 8 8 64 और 81 का वर्गमूल 9 9 81, तो ये पहला वाला विकल्प ही जो है वो अपना परिमेय है। बाकी हम देख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट नहीं हट सकता, यहाँ पे 21, मतलब यहाँ से भी अंडर रूट नहीं हटा सकते आप किसी भी कीमत पे। डी वाले तो बिल्कुल नहीं हटा सकते, तो पहला वाला विकल्प अपना सही है। ओके, तो छठे प्रश्न पे चलते हैं। क्या कहा गया है कि p+1 2p+1 4p-1 AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो p का मान ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, बट अपन ट्राई करेंगे कि इतने ही जगह में हटा दें। देखिए, अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है, समांतर AP मतलब समांतर श्रेणी में होती है, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाने पर जो मिलता है वही तीसरे पद में दूसरे पद को घटाने पर मिलता है। तो अगर आप इतना समझ में आ गया है तो इसमें से इसको घटाइए। 2p+1 में 1p-1 घटाएं। देखिए, जब एक में से इसमें से घटाने लगेंगे तो ये +1 कट जाएगा। 2p में 1p घट करके केवल p बचेगा, बराबर के उस पर आ जाते हैं। देखिए, अब इसमें से इसको घटाने की बारी आ रही है। 4p में 2p घट जाएगा तो 2p बचेगा, और -1 में 1 को घटाएंगे। देखिए, -1 है और 1 को जब घटा रहे होंगे तो -1 हो जाएगा, तो कुल मिला के दोनों लोग माइनस माइनस होकर के -2 हो जाएंगे। इस 2p को उधर भेज दो, p में से 2p घट जाएगा तो -p बचेगा और बराबर -2 दिखाई दे रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, p बराबर 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला अपना दूसरा विकल्प। ओके, क्लियर बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, बट अब अपन ने ट्राई किया है कि उसे छोटा से छोटा किया जाए। 7वां प्रश्न देखेंगे। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। ऑब्वियसली छेद रेखा 2 जगहों से काट कर जाती है, जीवा केवल अंदर से काटती है, बाहर भागती नहीं। स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु से टच करके से टक से बाहर निकल जाती है। तो ये होती बातें। ओके, और अच्छा, अब स्क्रॉल नहीं हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा, तो मतलब ये लास्ट 2 क्वेश्चन इस पेज के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 24 15 22 19 13 9 10 30 का परिसर क्या होगा? परिसर क्या कहते हैं कि परिसर होता है मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी गिनती होती है और जो सबसे छोटी गिनती होती है, इनके डिफरेंस को ही अपन कहते हैं परिसर।
तो जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं, सबसे बड़ी वैल्यू अपनी 30 ही दिखाई दे रही है और सबसे छोटी वैल्यू 9 दिखाई दे रही है। इनका जो डिफरेंस लेंगे तो 30 में से 9 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 21। डी वाला विकल्प अपना सही हो गया। ओके, तो अगला है कि cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। सिंपल इक्वेशन है, सी वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चल सकते हैं, जो कि नए पेज पे दिखाई दे रहा है, और ये रहा वो प्रश्न। शुरुआत होती है प्रश्न संख्या 10 की। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। हाँ, ये तो सही है। और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, बिल्कुल सही है। सी वाला विकल्प लगेगा फिर, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं कि 3 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, परमेय है अपरमेय है। देखिए 3 परमेय है, अंडर रूट 3 अपरमेय है, तो 2 परमेय और अपरमेय, मतलब एक अपरमेय और एक परमेय का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरमेय होता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। और हम बात कर रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। कहा गया है कि 11.2354 के ऊपर 564 के ऊपर बार लगा है, तो इसमें से कौन, इसमें क्या है, ये क्या ये पूर्णांक है? जी नहीं, पूर्णांक तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये अपरमेय है? जी नहीं, ये अपरमेय भी नहीं, इसे बटे के रूप में बदला जा सकता है। क्या ये परमेय है? बिल्कुल सही जवाब, सी वाला विकल्प भी सही है, यानी कि ये एक परमेय संख्या है। ओके, अगला सवाल है 5.2333। यहाँ पे 3 के बाद फिर बार आ गया है, इसका मतलब कि आप इसे कह सकते हैं 5.2 है और 3 के ऊपर बार है। तो क्या ये परमेय है? बिल्कुल सही जवाब, ये परमेय है। बी वाला विकल्प अपना सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1/√7 परमेय है अपरमेय है सम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी अंडर रूट दिखाई दे रहा हो तो वो अपरमेय संख्या होती है, यानी बी वाला विकल्प होना सही है हर हाल में। 15 नंबर क्वेश्चन, भाजक के लिए a बराबर BQ प्लस आर होता है। आर के लिए कौन सा सत्य है? तो भैया जो आर की वैल्यू होती है वो भाजक से छोटी होती है लेकिन 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले वाले विकल्प में देखिए यहाँ पे बराबर के निशान भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो आर की वैल्यू होती है 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, यानी ये वाला पार्ट तो यहाँ पे गलत है यहाँ पे, लेकिन वो b से बराबर या b से बड़ी नहीं हो सकती, तो b से छोटा ही होना होगा। आप ये सी वाले विकल्प को एकदम सही कर सकते हैं। सी वाला विकल्प आपको पहचानना पड़ेगा कि b से वो छोटा ही हो सकता है, बड़ा बराबर नहीं हो सकता, जैसा कि ए विकल्प में कहा गया, तो ये गलत है। और वो 0 से हमेशा बड़ा होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, यानी सी वाला ऑप्शन है अपना बिल्कुल सही है, इससे अलग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? देखिए अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है तो याद कर लें, x² माइनस x से पहले अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल यहाँ पे रखा जाता है, योग, उसके बाद x लगाया जाता है और फिर प्लस लगा के गुणनफल रखा जाता है। क्या रखा जाता है? गुणनफल रखा जाता है। तो x² सभी में करेक्ट है भैया, माइनस होना चाहिए। अच्छा, योगफल प्लस 2 दिया है तो माइनस में 2 होना चाहिए, माइनस में 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और लास्ट वाला -15 है तो वहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, यानी डी वाला विकल्प आप सही कह सकते हो। यानी जो क्वेश्चन हमने बताया इसमें अगर आप रखोगे तो डी वाला विकल्प ही करेक्ट जाएगा, अन्यथा और सब कुछ नहीं जाएगा। मतलब ठीक है, गुड, डी वाला विकल्प इज करेक्ट। और इस पेज का ये लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे भी चलेंगे। इनमें से कह रहा है कि कौन सा बहुपद नहीं है, हमको ज्ञात करना है। तो देखिए बहुपद उन्हें कहते हैं जिनके चर राशियों की घात क्या होती है भैया, चर राशियों की जो घात होती है 1 2 3 4 जो भी है वो क्या है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? तो जो 0 1 ये जो गिनतियां होती है ये सबकी सब पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी घात इसी रूप में होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? बटे में नहीं होनी चाहिए, यानी कि अंडर रूट के अंदर कोई चर राशि नहीं होनी चाहिए, घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो बहुपद की परिभाषा बता दी। तो इसमें कौन सा बहुपद नहीं है, हमसे पूछना नहीं है। तो भैया पहले वाले में x की घात 2 है, फिर ये 1 है, यहाँ पे 0 है, तो बहुपद है, सही है। यहाँ पे x की घात 3 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, यानी ये भी बहुपद है।
ये वाला जो सी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है 1/x जो दिखाई दे रहा है, ये बटे में होने की वजह से ये बहुपद नहीं हो पाएगा। ये बटे में जो हुआ है यहाँ पे x की घात -1 मिल जाएगी, या फिर यहाँ पे -1 है ही, तो इस वजह से बहुपद नहीं है। तो सी वाला विकल्प आपका करेक्ट है, आप इस पे लगाएंगे, बाकी सब तो बहुपद हैं। तो अब आ चुके हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो भैया कहा गया है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, क्या कहलाता है? बहुत सही, आपने सही सोचा, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, 2 घात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात कहा जाता है, लेकिन एक घात वाले को एक घात वाला बहुपद ना कहते हुए रैखिक बहुपद कहते हैं, क्योंकि जब उसका कार्तीय तल पे आरेख खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है इसके द्वारा। ओके, तो 19वां नंबर प्रश्न कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? इसमें कौन सा बहुपद नहीं है, बस हमको यही खोजना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि x की घात जो है वो प्लस में, देखिए ये 2/3 से हमें कोई मतलब नहीं, 2/3 जो आगे वाली गिनती होती है, जो गुणांक होते हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब होता है x से। x की घात यहाँ पे 1 है तो ये बहुपद है, यहाँ पे घात 2 दिखाई दे रही है, ये बहुपद है, ये जो बट्टे वाला दिखाई दे रहा है यही बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला भी बहुपद है। बस हमारा सही जवाब होने वाला है ये सी वाला विकल्प, क्योंकि वहाँ पे x बट्टे में दिखाई दे रहा है, यानी नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद 2 और -5x + 6 का शून्य क्या है? तो यहाँ पे जो शून्य होने वाले हैं, देखिए पहला वाला विकल्प तो शून्य होने की संभावना कम है, ठीक है, कम है। कारण क्या है कि जो 5 होता है और जो 6 होता है वो 2/3 6 होते हैं और 2/3 5 होते हैं, यानी 2 और 3 वाले जो जोड़े वाले हैं इनकी संभावना बढ़ जाती है कि ये शून्य होंगे। पर शून्य होंगे इसकी गारंटी क्या है भाई? कौन हो सकता है, कैसे ये चेक करेंगे? तो चेक करने का सिंपल सा तरीका होता है, x की वैल्यू 2 उठाओ, इन सभी में 2 रखो, अगर ये 0 ला देता है तो हो जाएगा शून्य। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखी गई तो क्या हो गया भैया? हो गया कितना? 2 तो नहीं है, x की वैल्यू जो 2 हम ले रहे हैं वो हो गया यहाँ पे 4, और 2 यहाँ पे रख देंगे, 2 पंचे 10 और प्लस यहाँ पे 6 हो रहा है, 6 4 10, 10 में 10 किया 0, यानी कि ये प्लस वाला 2 अपना सही जवाब है। प्लस वाला 2 क्या है? अपना सही जवाब है। -2 इसके साथ है तो ये कभी नहीं हो सकता। क्या होगा? ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा, +3 और ये +1 में कन्फ्यूजन है, क्योंकि +2 तो सही है, ये 2 जगह पे दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में कोई भी एक विकल्प अपना सही जवाब हो सकता है। ++2 3 और 1 में कन्फ्यूज़न है, तो इसके लिए हम पहले 3 को चेक करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि बस वही हो सकता है, संभावना उसकी ज़्यादा है। तो 3 रखते हैं, तो यहाँ पे 3 रखने के बाद 3 त्रिका 9 हो गया, 3 पचे यहाँ पे -15 हो गया, और ये अपना 6 है, 9 6 15 होता है, 15 में 15 गया 0, यानी कि सही जा रहे हो भैया, ये वाला विकल्प अपना सही है। ओके, करेक्ट, समझ में आ गई बात। तो हर एक तरीके से कोशिश की है कि आपको समझा सके, उसमें कोई कमी न रहने पाए। तो 21 नंबर क्वेश्चन भी देख ही लिया जाए। कहा गया है कि समीकरण निकाय, ये जो दिए गए हैं दोनों समीकरण निकाय में किस प्रकार का हल संभव है, किस प्रकार का हल संभव है, ये सारी चीज़ें तो हमको a1/a2 b1/b2 c1/c2 से पता चलती हैं। तो 5/6 करेंगे तो 5/6 मिलेगा, और -3/1 करेंगे तो -3/1 मिलेगा। तो ये a1/a2 और b1/b2 ही बराबर नहीं हो पा रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाती हैं, ऐसे काटने वाली, और उनका केवल एक हल होता है। और वास्तविक एवं अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल होना, यानी पहला वाला विकल्प अपना सही है। वास्तविक अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल होना। ठीक है, गुड, समझ में आ रही बात आपको? ओके, तो 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि कैसे हो पाएगा इसका? इसमें कहा गया समीकरण निकाय ये दोनों दिए गए, ये एक अचर मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल कब होंगे? जब a1/a2 बराबर b1/b2 ना हो तब। ठीक है, तो 2/3 ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके? a/-5 के, a/-5 के। तो ये 5 यहाँ पे 5 दूनी 10, -10
10/3 दिखाई देगा, -10/3 दिखाई देगा। यानी कि -10/3 केवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो बराबर नहीं होना चाहिए, यह एकदम कंफर्म बात है। ठीक है, अगर बराबर हो जाता है तो गलती हो जाएगी। जब ये बराबर होंगे तब तो इनके क्या हो जाएंगे, ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी या फिर संपाती भी हो सकती हैं। बट अद्वितीय हल होने के लिए आपको इसके बराबर नहीं होना चाहिए, यानी बी वाला विकल्प आपका सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अद्वितीय हल तब होगा, कब होगा भैया, जब अद्वितीय हल तभी होगा जब a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो। सी वाला विकल्प सही जा रहा है। ठीक, सही जा रहे हैं और आप भी। और अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है 24 नंबर। कहा गया है कि समीकरण x + 2y = 9 में x = 5 हो तो y का मान। बहुत ही सिंपल बात, मजाक कर रहे हैं क्या ये क्वेश्चन के साथ? तो यहाँ पे हमको रख देना है कितना, 5। ये 5 रखने के बाद 5 इधर जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई काम भी नहीं है उसका। 5 उधर भेज देंगे, 9 में से 5 घट जाएगा, कितना मिल जाएगा, 4। इधर है 2y, 2 से अगर 4 को भाग करेंगे तो 2 मिल जाएगा, यानी कि हमारी जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई और जो y का मान है वो ये 2 दिखाई दे रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3/4x² - 8x - 3 = 0 के विभेद का d का मान क्या होगा। देखिए, विभेद का d बराबर होता है b² - 4ac, यही होता है। अब जो b² है यानी कि 8 का वर्ग -8 का वर्ग 64 हो जाएगा और -4ac, 4 -4 a मतलब आगे वाली गिनती जो कि है 3/4 और c मतलब पीछे वाली गिनती जो कि है -3। 4 से 4 कट रहा है, 3 3 9 हो रहा है और माइनस माइनस प्लस हो रहा है। तो 64 इधर हो रहा है प्लस 9 इधर हो रहा है, 9 4 13 73 दिखाई दे रहा है। बी वाला विकल्प अपना सही हो पा रहा है। ठीक है, करेक्ट, क्लियर, समझ में आगे बात। अगला क्वेश्चन है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल -3 +3 और -3 है, निम्न में से कौन से होंगे। तो अगर आपको समझ में आए तो पहला वाला विकल्प तो नहीं हो पाएगा क्योंकि +3 रखते ही 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाने पे 0 तो आता नहीं है। ओके, तो अगला वाला देखा जाए, ये वाला देखा जाए तो यहाँ पे 3 रखते ही 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, -3 रखने पर भी 9 मिल जाएगा, 3 3 का 9 और उसमें घटाने के बाद फिर भी 0 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि आपका जो दूसरा वाला विकल्प है ये वाला, ठीक है, ये दूसरा विकल्प ये अपना सही जा रहा है। तो जी अब प्रश्न संख्या 27 को भी देख लेते हैं। कहा गया है कि 2 लगातार धन पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72। सवाल नंबर 27, गुणनफल 72, उल्टा मतलब। तो यदि छोटी संख्या x हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण कथन को व्यक्त करेगा। अगर भाई छोटी संख्या x है तो उससे बड़ी वाली जो लगातार वाली हो जाएगी वो x + 1 हो जाएगी और इनके गुणनफल की बात कर रहे हैं तो 72 हो जाएगा गुणनफल। मतलब कि x + 1 और फिर बराबर 72। तो कौन सा कथन दिखाई दे रहा है, बी वाला जो है पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि a और b समीकरण x² - ax + b के मूल हैं, तब मूल है, मूल मतलब इनका हल है, तब a और b की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्या होगी वैल्यू। तो भाई क्या कर सकते हैं, उठा के रखा जाए या फिर कुछ देखा जाए। तो पहले वाला विकल्प उठा के देखा जाए, चेक किया जाए कि क्या किया जाएगा। और a की जगह अपना 0 रखना है और b की जगह 1 रखना है। तो यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। और अब अगर a = 0 यहाँ पे रखते हो तो 0 तो नहीं हो पाएगा,
यानी ये वाला विकल्प सही नहीं जा रहा है। दूसरा विकल्प ट्राई करते हैं। एक ही जगह पे -2 रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन भी बदल जा रही है। एक ही जगह पे -2 रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, और b की जगह 1 रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर आप -2 रखते हो तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 बचा रहेगा फिर भी, तो ये भी 0 नहीं कर पा रहा है। अगला ट्राई करते हैं 1 और -2, तो यहाँ पे a की जगह रख दिया -1 और b की जगह रख दिया -2 रख दिया गया है। अब a की वैल्यू जो 1 है अगर यहाँ रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है, यानी ये भी 0 नहीं ला पा रहा है। और फिर इनमें से कोई नहीं ही चांसेस बचते हैं जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ही इसका सही जवाब होगा। हालांकि यहाँ पे और कुछ भी ऐसा कुछ बने ताकि कुछ काम बन पाए, ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है। और खैर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वाले प्रश्न में इनमें से कोई नहीं लगा के बात खत्म करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एपी के 15 पदों का योगफल क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतने हैं। तो 15 पदों का योगफल निकालने की बात की जा रही है। Sn बराबर होता है n/2 2a, और सॉरी 2a लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, a प्लस l कर देना है प्रथम और अंतिम पद का योगफल। तो प्रथम पद है 5, अंतिम पद है 75, जोड़ने पर हो गया 80, और यहाँ पे 15 पदों की संख्या 15 है, बटे 2 कर देना है, काट दिया हो गया 40, 15 चौके 60 और एक 0, यानी कि 600 कुछ मिला के मिल रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपका जो विकल्प है विकल्प नंबर सी सही हो जा रहा है। ठीक, प्रश्न आसान था। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है। अब स्क्रॉल होकर ऊपर नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पे पेज खत्म होता है। वह प्रश्न संख्या 30 कहते हैं प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो भाई प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है, अंतिम प्राकृतिक संख्या 200 होती है, और यहाँ पे पदों की संख्या 200 ही रखने वाले हैं। हालांकि हम अगर 200 आगे लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बटे 2 करना होगा, n/2 वाला काम। यहाँ पे मिल गया 100, यहाँ पे 201 में जब 100 से गुणा करेंगे तो डबल 0 पीछे लग जाएगा, तो ये इतना कुछ दिखाई देगा 20,100। 20,100 हमको दिखाई दे रहा है बी वाला विकल्प, यानी आसान था ये भी प्रश्न। मुझे लगा कि इतना बड़ा बड़ा विकल्प देखकर मुझे डर लगेगा, लेकिन काम करते जाओ, हो जाएगा, एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। वही काम हम अपने यूट्यूब चैनल के साथ कर रहे हैं, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और अपना भी लाखों में कमाएंगे। ओहो, लाख में कितने ज़ीरो होते हैं कौन बताए, क्या जाने, पता नहीं। खैर ज़्यादा बहकते नहीं हैं, 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहा गया 107 और 253 के बीच में 5 से विभाज्य संख्याओं का फल ज्ञात करना है। भैया क्या मजाक करते हो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 107 के बाद आ जाता है 110 होता है जो 5 से कटेगा, और 253 से पहले आ जाता है 250 जो 5 से कटेगा। और अगर इनकी संख्या निकालनी हो, क्योंकि हमको सभी का योगफल निकालना है, तो आइए संख्या निकाल कर देख लेते हैं कि कितने संख्याएं होंगी जो इनके बीच में आ रही होंगे। हम भाग करेंगे इसे 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 22 संख्याएं होंगी जो 1 से लेकर के 110 तक की हैं, जो 5 से कट जाती हैं। इतना बात समझ में आई। इसे 5 से भाग किया तो 5 × 5 = 25, 0 लग गया, यानी 50 यानी 0 से लेकर मतलब 1 से लेकर के 250 तक 50 ऐसी गिनतियां हैं जो 5 से कट जाती हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि इनके बीच में कितने लोग होंगे। तो अपने को करना क्या है कि इसमें से इसको घटाना है, और घटा देंगे 22, 50 में से 22 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा।
पर यहाँ पे एक समस्या आने वाली है, एक बार को फिर से समझ लेते हैं। एक से लेकर के 100 तक 110 तक के 22 संख्याएं हैं जो 5 से कटती हैं, और 250 तक 50 संख्याएं हैं जो 50 से कटती हैं। तो 50 में से भैया ये 21 क्या कहते हैं, 21 हटा देते हैं, क्योंकि 22 लोग 22वीं जो गिनती है ये है जो 5 इसके अंतर्गत आ रही है। तो 21 इसमें से घटा दो, 21 घटाया जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 9, और 50 में 4 में से 2 गए 2, 29 लोग होंगे ऐसे जो इस सेक्शन पूरे सेक्शन के बीच में आएंगे। और ये अगर ऐसा ना समझ में आए तो अपने पास वो जो फार्मूला है एनवें पद का वो लगा देते हैं, ठीक है। तो एनवें पद अंतिम पद क्या है, 250 है, ए प्लस ए क्या है अपना 110 है, प्लस n माइनस 1d, n का मान निकालना है, -1 हो गया, d यानी कि क्या है 5 है। तो इसको उधर ले जाके घटाया हमने तो 140 मिल गया, और ये 5 से भाग कर दिया, 5 दूनी 10, 5 8 40, ठीक। ये -1 आके इधर जुड़ गया तो 29 हो गया। तो टोटल 29 लोग हैं जो इस श्रृंखला के बीच में आते हैं। तो 29/2 करना है दोनों पदों का योगफल, इन दोनों का नहीं, वो अपना 110 जो मिला था और 250 जो मिला था इनका योगफल। इनका योगफल करेंगे तो भैया 0 मिल जाएगा, 5 1 6 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 2 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36 यानी 180 दिखाई दे रहा है। 180 और 29 का गुणा करेंगे, 180 और 29 का गुणा करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं गुणा, देखते हैं क्या मिलेगा। 9 8 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 कम 9 7 16, और एक ही 0 तो लगना ही था, तो 2 0 में 0 आ गया, 2 8 16 6 हासिल लगे 1, और 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 3, तो यहाँ पे 0 हो गया, 2 हो गया, 6 6 2 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, 5220। पहला वाला विकल्प सही हो रहा है। कैलकुलेशन में हमने बहुत ज़्यादा कबाड़ा किया है, बट क्या ही किया जाए, अब जो भी है जैसा भी है इसी से काम हमने चलाया है। 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, इनके संगत भुजों का अनुपात क्या होगा, 9 को 3 निकाल लो, 4 का कितना निकाल दो 2, 3:4 कह दो, 3:2 कह दो, बी वाला विकल्प कह दो सही है। बस करो बहुत हुआ। अगला सवाल, अब की बार सोचेंगे कि चाहेंगे कि अच्छे से और आसानी से आ जाए। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिए गए, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनका दुगुना होता है, मतलब वर्ग के बराबर होता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 1:4 कह सकता हूँ। डी वाला विकल्प भैया, डी वाला विकल्प, ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं, डी वाला विकल्प। ओके, अगला सवाल है, समबाहु त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर हैं। ABC में AD BC पर लंब है, तब AB स्क्वायर बटे AD² कितना होगा। AB का वैल्यू जो होगा वो A होगा, और इसका √3A/2 होता है, √3, ठीक है। जब इसका वर्ग करेंगे तो देखिए ऊपर वाले का वर्ग करेंगे AB का मान तो A² ही रहेगा, नीचे वाले का जो √3A/2 है तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, और इस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, और A² आने वाला है, A² कट जाएगा, 4/3 दिखाई दे रहा है, 4/3 दिखाई दे रहा है। बी वाला विकल्प, बी वाला विकल्प सही है। थोड़ा बहुत ज़्यादा गोश दे रहे हैं तो बट एडजस्ट कर लो भाई, कैसे भी कैसे करके, या फिर इधर ऐसे करके काम चलाएं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं y अक्ष से 5 इकाई दाई, y अक्ष से 5 इकाई दाई, और x अक्ष से x पर एक बिंदु P स्थित है, x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, P के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको अब सोच रहे हैं ऐसे बताएं,
तो भैया ये देखो y अक्ष से इस पे 5 इकाई दाईं ओर, दाहिनी ओर इधर की ओर आगे 5 इकाई, तो x पे हम 5 चल चुके हैं, y पे 0 चल रहे हैं, तो मतलब यही 5,0 आपको दिखाई देगा। कौन सा विकल्प है? पहला वाला ही करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न है कि बिंदु इतने और इतने बीच की दूरियां कितनी इकाई होंगी। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फार्मूला लगा के, एक बिना फार्मूले के। अब देखो ग्राफ से कैसे करेंगे। ये 2,3 है, x पे 2, y पे -3, यानी यहाँ पे नीचे की ओर होंगे -3, और 2,2 है, यानी 2 x पे 2 और ऊपर 2। ये नीचे 3 गया, ऊपर 2 गया, 3 2 5, 5 इकाई की दूरी आप कह सकते हो। डी वाला विकल्प बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए, बिना इस फार्मूले के x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, इस वाले फार्मूले का उपयोग किए बिना हमने इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया है। ओके दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 37 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमसे पूछा गया कि ये जो त्रिभुज है ये किस प्रकार का है। तो हम इसके भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे ये किस प्रकार का है। तो पहले इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। देखिए 5 -5 में से 0 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 25 और 6 में से 3 घटाने पर 3, 3 का वर्ग 9 और 25 9 आ रहा है। आप कह सकते हैं कि -34 और √34 हो रहा है इनके बीच की दूरी। इन दोनों का निकाल लेते हैं। -3 में -5 जब जोड़ेंगे तो ये अपने घटाएंगे, मतलब तो -8 हो जाएगा। -8 का वर्ग 8 9 64 और 3 में से 1 घटाने पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 इसमें जब जोड़ देंगे, 4 इसमें जब जोड़ देंगे तो ये 68 हो जाएगा। फिर बारी आ जाती है इन दोनों को निकाल चुके हैं, बाहर वालों की। 3 में से 0 गया, 3 का वर्ग 9 और 1 में 6 गया, 5, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, 25 और 9 34। ठीक है, तो ये 34 34 दो बराबर हो रहे हैं, दो भुजाएं बराबर हो रही हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके गुड, यहाँ वाले क्वेश्चन पे आ सकते हैं आप। और 38 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे हमसे पूछा रहा है कि ये जो चारों शीर्ष दिए गए हैं ये समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है। अब इस प्रश्न का जवाब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना चित्र बना के किया जाए, क्योंकि इस प्रश्न का हल अगर वैसे करेंगे तो बहुत लंबा जाने वाला है। तो ट्राई करते हैं। देखिए ए वाला विकल्प बिंदु है 0, -2, 0 x पे 0 y पर -2, यहाँ पे कहीं मिल रहा है। बी वाला विकल्प बिंदु है 3,1 x पर 3 y पर 1, इतना कहीं पे है। और सी वाला विकल्प है 0,4 0,4, 4 थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है, इतना या फिर और थोड़ा सा। और अगला जो बिंदु है पार्ट है वो -3,1 -3,1 यहाँ पे कहीं है। तो यहाँ और यहाँ संभवतः इनके बीच में दूरियां समान हैं और वर्ग बनने की पूरी संभावनाएं हैं। हम कह सकते हैं कि एक वर्ग है, और वर्ग ना हुआ तो समचतुर्भुज तो होना ही होगा। खैर अगर हम इनके बीच के विकर्णों की लंबाई की बात करें तो ये कितना आगे जा कर के हैं, आगे गया है यहाँ पे 3 और पीछे आया है 3, 3 3 6, और इनके बीच की जो दूरी की बात करें तो ये -2 और ऊपर +4 मतलब 6। तो ये एक वर्ग है, कन्फर्म है आपका सी वाला विकल्प चित्र के माध्यम से। ठीक, ओके। और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर स्थित x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, एक निर्देशांक, यानी कि y अक्ष से x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर। और अगर हम देखें
तो y अक्ष पर, यानी ये रहा y अक्ष, इस पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष से नीचे यहाँ पे कोई बिंदु होगा, x पर 0 रहेगा, y पर -5 रखा जाएगा, 0 -5 0 -5, डी वाला विकल्प सही दिखाई दे रहा है। इसी के बस निर्देशांक के बारे में ये हमसे जानकारी चाहते थे और बिल्कुल सही जवाब मिला है। ओके दोस्तों, तो 40वां प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कहा गया बिंदु A है, बिंदु B है को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में बिंदु P बांटता है। P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो चलिए P की x वाली वैल्यू निकालने की हम कोशिश करते हैं। x1 अपना 5 है, m1 1 है, 5 का नाम 5 हो रहा है, ठीक है। और x2 अपना 9 है और ये 3 है, 9 त्रिक 27 हो रहा है। तो यहाँ पे 27 हो गया, बटे अपना क्या रखना होगा, m1 + m2 यानी कि 4। 27 5 कितना होता है, वो होता है 32 और बटे 4, 4 8 32 यानी कि 8 आ रहा है। और x की वैल्यू 8 अगर देखने का समझ में आए तो आपको केवल B वाले विकल्प में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे x की वैल्यू 8 है। तो हम y की वैल्यू बिना निकाले हुए भी ये उत्तर मान सकते हैं कि हमारा सही है। सो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कह रहा है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 दिया गया है, यानी कि वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। भैया सिंपल सी बात है, वर्गमूल निकाल डालो। 9 को वर्गमूल 3, 16 का 4, 3:4, सी वाला विकल्प कहो, बात खत्म करो। 56 नंबर क्वेश्चन, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है, तो तोरण वक्र कहा जाता है, उसे तोरण वक्र कहा जाता है। आगे है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह मतलब इन दोनों को जोड़ना और 2 से भाग करना, तो 15 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी मध्यिका क्या होगी, मध्यिका मतलब बीचों बीच आने वाली गिनती। उसके लिए हमें इसको थोड़ा लाइन से लिखना पड़ेगा। तो 2 से पहले 0 लेना था, फिर 2 लेना था, फिर 3 है, 0 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ये 5 लिख लिया, फिर 6 भी लिख लिया, फिर 7 भी लिख लिया, फिर 9 भी लिख लिया, बात खत्म हो गई, सभी को लिख लिया। पीछे से 3 को छोड़ा, आगे से 3 को छोड़ा, बीच में 5 दिखाई दे रहा है, यही अपना सही जवाब हो गया। और इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प अपना लगा भी लिया। अब क्वेश्चन है कि एक पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासे को जब साथ फेंके देंगे तो कुल परिणाम हो जाएंगे 6 × 36, नीचे 36 रहेगा। दोनों पे समान संख्या क्या मिल सकती है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। और ऐसी स्थिति में टोटल 6 ऐसे संख्या स्थान पड़ते हैं या फिर ऐसे संभावनाएं पड़ती हैं जब दोनों अंक समान होंगे। तो 6 × 6 6 × 36, 1:6। बी वाला विकल्प कहो, कहे तो सही है, बात खत्म करो, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। कहा गया एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है, तो वो होती है 1/2, क्योंकि चित आएगा या फिर पट आएगा तो कुल संभावना 2 और चित आने की प्रायिकता 1 है भैया, 1/2। और ये सी वाला विकल्प हो गया सही। तो भैया बस इसी के साथ पूरा ये काम क्रियाकलाप होता है समाप्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।